नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। 2 दिनों से बहुत से डॉक्टर दोस्त मुझसे कह रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टरों पर जो हमले हो रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ कहूं। डॉक्टर, नर्स, दूसरे चिकित्सा कर्मचारी, इनके ऊपर समय समय पर जो हमले होते हैं वो चाहते थे कि मैं इस बारे में कुछ कहूं। मैं जब सोच रहा हूं तो मुझको लगता है कि 2 किस्म के तबके हो गए हैं अस्पतालों के भीतर। एक तो वो हैं जिनके ऊपर बाहर के मरीज, रिश्तेदार, इलाके के मवाली, नेता, ये लोग जो हैं मरीजों के रिश्तेदार, ये लोग जो हिंसक हमले करते हैं, जो महिला के ऊपर भी होता है, महिला डॉक्टर, महिला नर्स के ऊपर भी होता है और पुरुष डॉक्टर और कंपाउंडर के ऊपर भी होता है, बिना किसी जेंडर भेदभाव के, औरत मर्द के भेदभाव के बिना ये हमले होते हैं। और जब लोग नाखुश रहते हैं कि उनके साथ आए हुए मरीज को ठीक से इलाज नहीं मिला, मौत हो गई, जांच समय पे नहीं हो रही है, तो ये हमले होते हैं। इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। ये हमले सेक्स के इरादे से किए हुए हमले नहीं रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेक्स के इरादे से किए हुए हमले कैसे रहते हैं, जिसमें से एक सबसे भयानक हमला अभी कलकत्ता में सामने आया। कोलकाता के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक चिकित्सा छात्रा का शव जिस तरह से मिला है, एक सेमिनार हॉल में जहां वो आराम करने के लिए जाके लेटी थी, वहां उसका शव मिला है। उसके साथ बलात्कार हुआ था, बहुत जुल्म हुआ था। उसके बदन पर 14 या 16 जगह जख्म के निशान हैं और उसके बाद उसका गला घोंटकर और उसका मुंह नाक दबाकर, कुल मिलाकर सांस रोक कर उसको मारा गया। ये चर्चा है कि 1 ने मारा, 2 ने मारा, 4 ने मारा। एक कोई समाचार चैनल बहुत बड़ी संख्या बता रहा था कि उतने लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है। मैं अभी उतना सबूत मेरे पास नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है। मैं केवल अखबार या टीवी चैनल की रिपोर्ट देखकर उसके बारे में बारीकियों पे टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि कल की ही बात बतलाऊं मैं, मेरे अपने शहर में 2 बड़े सनसनीखेज मामले, बहुत ही सनसनीखेज मामले, जो पुलिस की नालायकी दिखा रहे थे, दोनों झूठे साबित हो गए। एक घर के 2 छोटे छोटे नाबालिग बच्चों ने घर में जो चोट लगी उसको कह दिया कि सड़क पे लोगों ने उनके ऊपर तेजाब जैसा कोई पाउडर फेंक के मुंह जला दिया उनका। बड़ी सनसनी की बात थी ये, पूरा झूठा साबित हुआ। अपने ही घर के किचन में गैस से उनका मुंह जल गया था, बर्नर से। एक महिला ने कहा कि 16 लाख रुपए या 18 लाख रुपए नगद और गहने लूट लिए गए उसके घर से। कुछ घंटे के भीतर साबित हो गया कि शिकायत झूठी थी। उस महिला ने अपने पति से चल रही अनबन को खत्म करने के लिए एक किसी तांत्रिक के झांसे में आके उसको ये सारा पैसा दे दिया था। पैसा, गहना 16-18 लाख रुपया का कुछ दे दिया था। कुछ घंटे के भीतर ये दोनों खबरें झूठी साबित हुई। इसलिए मैं जो पहली नज़र की जो खबरें रहती है उनसे थोड़ा हिचक कर चलता हूँ। मैं अभी कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज के इस बलात्कार और हत्या के मामले में मैं छोटी छोटी 2-4 चीज़ों के बारे में कहना चाहता हूं, जिसमें पहली तो ये है कि इस महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या इसलिए हुआ क्योंकि वो महिला थी। बलात्कार एक नियत थी। ऐसा कहना है कि बलात्कार एक से ज़्यादा लोगों ने, कई लोगों ने किए थे, तो ये सीधा सीधा एक सेक्स क्राइम है एक महिला के खिलाफ, जो नर्स के खिलाफ होता है, कुछ होता है। यूपी, कलकत्ता को लेके देश के कई राज्यों में बड़ा बवाल चल रहा है कि बंगाल में ममता के राज में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कल की यूपी की खबर है, मुरादाबाद है कहीं की एक खबर है। वहाँ पे एक अस्पताल में डॉक्टर ने दूसरे नर्स और कंपाउंडर इनके साथ मिलकर एक नर्स को अपने साथ कमरे में बंद करवा दिया। नर्स के साथी लोगों ने बंद कर दिया दरवाज़ा बाहर से। भीतर एक डॉक्टर और नर्स थे और उसने वहाँ उससे, डॉक्टर ने बलात्कार किया।
अस्पताल का जो काम रहता है, रात दिन हर शिफ्ट में काम चलता है। आप ये नहीं कर सकते कि मरीजों को कहे कि 10 से 5 हम काम करेंगे, अंधेरा होते ही महिलाएं घर चली जाएंगी, जैसा कि अधिकतर कारखानों में किया जाता है। कारखानों में महिलाओं से रात की शिफ्ट करवाने के खिलाफ कई जगह कानून रहते हैं, मजदूर कानून। अस्पतालों में ऐसा नहीं हो पाता। अस्पतालों में महिलाओं का शोषण जो है, जो बलात्कार के नौबत तक पहुंचता है, उससे बहुत ज़्यादा है। सैकड़ों गुना ज़्यादा जगहों पर महिलाओं का तरह तरह से शोषण होता है। मैंने देखा हुआ है, डॉक्टरों का, नर्सों का कई तरह से शोषण होता है। नर्सों को तो जो डॉक्टर रहते हैं, पुरुष डॉक्टर, वो एक किस्म से कई जगहों पर अपनी संपत्ति या जागीर मान लेते हैं। मैं बड़ी अपमानजनक भाषा में कह रहा हूँ, लेकिन मर्दों की सोच ऐसी है कि उनको पर्क्स मान लिया जाता है। पर्क्स यानी विशेष सुविधा। नर्स जो कि मरीजों की जान बचाने के लिए तरह तरह के संक्रमण झेलती है, पखाना करवाती है, उनको साफ करती है, स्पंजिंग करती है, बदन की गंदगी के बीच काम करती है, खतरे झेल के काम करती है, रात दिन के शिफ्ट में काम करती है। उसको नौजवानों से लेके बूढ़े डॉक्टर तक, मर्द डॉक्टर जो हैं, उसको अपना विशेषाधिकार मानते हैं, पर्क्स मानते हैं, स्पेशल पर्क्स। कि नर्स अगर है तो उसको शोषण करना, स्पेशल पर्क्स। मैं अपना देखा हुआ आपको हाल बतलाता हूँ। मेरे अपने शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, जहाँ हमारे साथ के लोग उस वक्त, बहुत पुरानी बात बतला रहा हूँ, उस वक्त पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, वो MBBS कर चुके थे, PG कर रहे थे, रात दिन उनकी ड्यूटी रहती थी, उन्हीं के कंधों पे अस्पताल चलता था। एक बड़ी खूबसूरत नर्स थी वहाँ पे। उस नर्स को अपनी यूनिट में रखने के लिए कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के 2 प्रोफेसरों के बीच मारपीट हो गई थी। लड़ाई झगड़ा वगैरह तो ठीक था, मारपीट हो गई थी। दोनों उस नर्स को अपने यूनिट में रखना चाहते थे। अब आप सोचिए उनकी नीयत क्या होगी। और जहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर वो सर्जरी करते हुए, इलाज करते हुए, उनका ध्यान उस नर्स पे इतना हो कि उसको अपने यूनिट में लाने के लिए मारपीट करें, तो मरीज पे उनका कितना ध्यान रहता होगा। लड़कियों का और महिलाओं का शोषण, माँ के भीतर पेट में जब भ्रूण रहती है लड़की, तब से ही उसके साथ जुल्म और उसका गर्भपात शुरू हो जाता है, उसकी हत्या शुरू हो जाती है। वहाँ से लेकर उसको सती बनाने तक वो जारी रहती है। अभी कुछ दिन पहले एक कोई सती बनी है मेरे आसपास, पता नहीं क्या है मामला वो। आपने वृंदावन का सुना होगा, विधवा कही जाने वाली महिलाओं के जो आश्रम रहते हैं, हर जगह। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जो सच है, जान लीजिएगा, सच है। कलकत्ता की ये घटना होने के बाद और जगह जगह बलात्कार की कई और घटनाएं होने के बाद, किसी एक महिला ने, मेरी फेसबुक दोस्त हैं, मुझको नाम अभी याद नहीं है, उन्होंने लिखा है उस पर कि पति हो, भाई हो, पिता हो, चाचा हो, पड़ोसी हो, शिक्षक हो, खेल प्रशिक्षक हो, कोई भी हो, इनसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, घर, कॉलेज, मैदान, बाजार, सड़क, हर जगह बच के रहो। बहुत गलत भी नहीं लिखा है, लेकिन नर्स क्या करे, महिला डॉक्टर क्या करे, रात में काम करने से मना कर दे। एक किसी मेरे परिचित ने लिखा है फेसबुक पे, जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनको नौकरी देना चाहिए कि वो महिला डॉक्टर के साथ रात भर उसकी हिफाजत की ड्यूटी करें। कैसा वक्त आ गया है कि सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, वहाँ पर अगर एक महिला सुरक्षित नहीं है तो कैसा वक्त आ गया है। कैसे सुरक्षित रहे। ऐसा लगता है कि इस देश का मुख्य काम जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश था, भारत अब एक धर्म प्रधान देश है, भारत अब एक बलात्कार प्रधान देश हो गया है, ऐसा मुझको लग रहा है। कुछ लोगों की राष्ट्रीयता की भावना को इससे अगर चोट लग रही है तो लगना चाहिए। आप सोचिए क्या हो रहा है समाज में। जिस वक्त मैं आपसे ये कह रहा हूँ उस वक्त नई खबर आ रही है बंगाल से
इसी कोलकाता वाले ममता बनर्जी के बंगाल से 3 साल या 4 साल की 2 स्कूली बच्चियों का वहाँ पर यौन शोषण हुआ है, छेड़छाड़ हुई है। चारों तरफ की खबरें हैं। कहीं 3 साल की बच्ची को, माँ के बगल से सोई हुई बच्ची को उठा के ले गए, उसके साथ कोई बलात्कार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 3 साल की, 4 साल की बच्ची कहाँ सुरक्षित है? कोई लड़की या महिला कहाँ सुरक्षित है? मैं अपने मन की बात आपसे कह रहा हूँ। मेरे पास किसी रेडियो पर प्रसारण नहीं है, लेकिन मुझको अपनी मन की बात कहने का हक है। अखबार में और यहाँ कैमरे के सामने तो मैं कह रहा हूँ। क्या सोच के महिला जिंदा रहे इस देश में? कब तक महफूज रहेगी? कब तक सुरक्षित रहेगी? छोटी बच्ची खतरे में है। मैं सोचता हूँ उन लोगों के बारे में जिनके माँ बाप दोनों मजदूर हैं। वो अपनी बच्ची को क्या सोच के घर में छोड़ के जाएंगे? वो लौटेंगे तो कैसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि उसकी लाश ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। अब तो 3 साल 4 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, उनको भी बलात्कार का सामान मान लिया गया है। कहाँ जा रहा है देश? जिस देश की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं पर, गौरवशाली इतिहास पर गर्व करते हुए लोग नहीं थकते हैं, जिस देश में बालिग और जवान लड़के लड़कियों को मोहब्बत करने से, दोस्ती करने से रोकने के लिए नए साल पर, क्रिसमस पर, वैलेंटाइन डे पर लाठियों में तेल लगाकर, उसमें झंडे लगाकर लोग निकल पड़ते हैं कि जिंदा नहीं रहने देंगे बालिग लोगों के बीच मोहब्बत। मैंने नहीं देखा कि किसी नाबालिग बच्ची, छोटी सी 3 साल की 4 साल की बच्ची से बलात्कार पर, किसी स्कूली लड़की से हेडमास्टर, प्रिंसिपल, शिक्षक बलात्कार कर रहे हैं। मेरे अपने स्टेट में हो रहा है। मैंने नहीं देखा इन लोगों को जो वैलेंटाइन डे पर बालिग लोगों के बीच प्रेम के खिलाफ हैं, बाग बगीचे में बैठे हैं साथ में, तो उनको मार रहे हैं, राखी बंधवा रहे हैं, शादी करवाने की बात कर रहे हैं, उनके माँ बाप को बुलवा रहे हैं फ़ोन करके। छोटी छोटी बच्चियों से जब बलात्कार होता है, स्कूली लड़कियों का यौन शोषण हो रहा है, टीचर उनको अश्लील मैसेज भेज रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबूत हैं सब, तब ये झंडे डंडे निकलते मुझको नहीं दिख रहे हैं। क्या करूं मैं? कहाँ चले गया है लोगों का इंसाफ? लोगों के झंडे डंडे निकलते तब हैं जब एक किसी खास राजनीतिक दल के राज में ऐसा होता है। मैं महज बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं कांग्रेस के राज में ऐसा होगा तो बीजेपी के झंडे निकल जाएंगे, बीजेपी के राज में होगा तो कांग्रेस के झंडे निकल जाएंगे। कहाँ चली गई जिसको इंसानियत कहते हैं, वो कहाँ चली गई है? मैं तो ज़्यादा इस शब्द पे भरोसा करता नहीं हूँ। कहाँ चले गई है इंसानियत? मैं तो बीच बीच में कहता हूँ कि पुराने लोग ये कह गए हैं कि आग और घी को आसपास नहीं रखना चाहिए। बाद के समय में जब पेट्रोल आया तो कहा जाता है कि आग और पेट्रोल को आसपास नहीं रखना चाहिए। मेरा ऐसा ही मानना है कि किसी लड़के या मर्द के साथ किसी बच्ची, लड़की, इसको ऐसी नाजुक माहौल में नहीं रखना चाहिए अलग। क्या होगा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन कहाँ पहुँच गए हैं हम लोग? कहाँ पहुँच गए हैं? न समाज की फिक्र, न कानून की फिक्र, न रिश्तों की जो वर्जनाएं रहती हैं। आपको ध्यान होगा वर्जित संबंध रहते हैं कि माँ बेटे, बाप बेटी, भाई बहन, देवर भाभी, जेठ बहू, ससुर बहू, कई तरह के वर्जित संबंध रहते हैं कि इनके बीच किसी तरह की कोई अप्रिय चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई वयस्क चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ तो हक्का बक्का हूँ। मुझको उत्तर भारत की एक अलग खबर दिख रही है कि एक महिला घर में अकेली थी, जेठ अपने 3 दोस्तों के साथ घुस गया। जेठ 3 दोस्तों के साथ घुस गया और सबने गैंग रेप किया उसके साथ। क्या करें हिंदुस्तान की लड़की और महिला? जेठ को देख के क्या घर के भीतर ताला डाल दें कि जेठ आए, देवर आए, ससुर आए तो दरवाज़ा ना खोलें? क्या करें? मैंने शुरुआत तो की थी अस्पताल में, डॉक्टर, नर्स, इनके ऊपर जो खतरे हैं वहाँ से, लेकिन वो अलग नहीं हैं।
अस्पताल में इनके साथ साथ में करने वाले जो डॉक्टर अगर हैं, जैसा कि कलकत्ता के इस मामले में आ रहा है सामने कि वहाँ के कुछ डॉक्टर लोग भी थे बलात्कार वगैरह में शामिल, ऐसी चर्चा है, ऐसा मेडिकल जांच में सामने आ रहा है। तो ये कौन है, ये डॉक्टर, ये मर्द डॉक्टर कौन है जो वहाँ पे स्वयं सेवक बन के जो काम करता था उस अस्पताल में, जिसको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया है? वो अगर अस्पताल में बलात्कार और हत्या कर रहा है तो अपने घर में क्या करता होगा? सवाल मर्द की सोच का है। हिंदुस्तानी समाज में मर्द की सोच ये ज़्यादा खतरे में है, नर्स और डॉक्टर, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, पूरी पूरी रात वहाँ पे रहती हैं। किस भरोसे के साथ वहाँ काम करें कि साथ में करने वाले डॉक्टर जो हैं उनकी नज़र और नीयत अगर पूरे समय लगी है। ये बाहर समाज में भी है, डॉक्टरों से परे भी है, लेकिन ये है कि वहाँ पर 24 घंटे की ड्यूटी नहीं है। घरों में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में 24 घंटे की ड्यूटी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, लड़की या महिला को जहाँ जाना पड़ता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे कहीं पे कोई रिसर्च हो रहा हो, चाहे कोई पढ़ाई हो, चाहे कोई स्टेज की तैयारी हो, चाहे कोई कला प्रदर्शनी की तैयारी हो, हर जगह उसके ऊपर लोगों की नीयत लगे रहती है, हर जगह। क्या हिफाजत उसकी हो जाएगी? ये महज अस्पतालों का नहीं है। अस्पताल में नर्सों के साथ जो डॉक्टर उसका शोषण करने के लिए तैयार रहते हैं, एक पैर पर खड़े रहते हैं, हर डॉक्टर का नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत से रहते हैं। ये डॉक्टर बाहर क्या करेंगे? ये डॉक्टर बाहर भी यही काम करेंगे। तो कोई कहीं सुरक्षित नहीं रह गए हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये बात करते करते मेरे कैमरा पर्सन ने मुझको एक समाचार भेजा है। राजस्थान में शायद जयपुर के मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर ने लिख के भेजा है कि मेरा निर्भया जैसा हाल हो सकता है। डॉक्टरों के ग्रुप में उसने डाला है कि मैं निर्भया की मौत मरना नहीं चाहती, मेरा यहाँ वही हाल होगा। उसने शायद पुरुष डॉक्टर किसी के बारे में लिखा भी है। जब यह डॉक्टरों के समूह में फैल गया व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ के डीन या प्रिंसिपल जो है मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने पुलिस को खबर की है। पुलिस जाकर इसकी जांच कर रही है। जिस पुरुष डॉक्टर के बारे में लिखा गया है उसका नाम अभी उजागर नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस की जांच शुरू हुई है। कहाँ पहुँच रहा है हिंदुस्तान? यही है क्या जिसके ऊपर गौरवशाली इतिहास बताते हैं? कहाँ चले गया गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली परंपरा, भारतीय संस्कृति? कहाँ गायब हो गए हैं? अभी तो पिछले 10 साल से देश में मोदी की सरकार है। प्रदेशों में अलग अलग है, कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार है। संस्कृति की बात बहुत हो रही है, धर्म की बात बहुत हो रही है। तरह तरह के झंडे डंडे लेकर, कांवड़ यात्रा लेके लोग निकल रहे हैं, धार्मिक भावना से भरे हुए हैं। मुझको ऐसा लगता है कि धर्म के बारे में जैसा कहा जाता है, अगर धार्मिक भावना है तो ये हिंसा की भावना नहीं आनी चाहिए लोगों के मन में। लोगों के मन में शांति की भावना रहनी चाहिए। महिलाओं के लिए सम्मान रहना चाहिए। धर्म ही है जो देवियों की पूजा करता है। साल में 2 बार 9 दिन का नवरात्रि होता है, 4 हाथ 8 हाथ बनाता है देवियों के। ये एक अलग बात है, शायद इसलिए बनाते हैं कि महिलाएं घर में 8 हाथ लेकर काम करें, 4 महिलाओं जितना काम हर महिला अकेले करे। शायद ये नियत रही होगी उसके पीछे। अभी मैं संपादकीय लिख कर आ रहा हूँ, नीचे एडिटोरियल लिख कर आ रहा हूँ। तमिलनाडु में एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल ने, एक कोई संस्था आई, उसने कहा एनसीसी कैंप यहाँ लगा देते हैं। उस स्कूल में एनसीसी की यूनिट नहीं थी, एक फर्जी एनसीसी कैंप लगा, फर्जी एनसीसी कैंप लगा। 41 लड़के लड़कियां वहां पर थे, उसमें से शायद 17 लड़कियां थी। उनमें से 12 लड़कियों के साथ देह की छेड़खानी हुई, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। माइनर लड़की है, स्कूल की बच्चियां हैं, नाबालिग लड़कियां। अब स्कूल का प्रिंसिपल अगर लगा रहा है, एनसीसी का कैंप लगा रहा है, घर वाले भेजते हैं लड़कियों को, आगे भी तो बढ़ाना है, अंतरिक्ष में भेजना है,
फौज में भेजना है, पायलट बनाना है, कितना लड़कियों को घर पे रखेंगे, कितना उनको पिंजरे में या कमरे में कैद करके सुरक्षित रखेंगे। लोग कहते हैं कि जहाज सबसे सुरक्षित बंदरगाह पे रहता है, लेकिन बंदरगाह पे रहने के लिए जहाज बने नहीं रहता है, उसको तो समंदर में जाना पड़ता है, लहरों पर तैरना पड़ता है, दूसरे मुल्क जाना पड़ता है, उसके लिए बना रहता है। लड़कियां सबसे सुरक्षित घर के भीतर रह सकती हैं, लेकिन लड़कियां उसके लिए बनी नहीं हैं। हम लड़कियों को फौज में भेज रहे हैं, लड़कियों को हम अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, लड़कियां इसरो में रॉकेट बना रही हैं। क्या नहीं कर रही हैं लड़कियां और महिलाएं हिंदुस्तान की। जितने डॉक्टर पुरुष हैं शायद महिलाएं उतनी डॉक्टर हैं, नर्स हैं। पूरा इलाज हिंदुस्तान का महिलाओं के ऊपर चल रहा है। एक एक पंचायत में महिला आरक्षण है, एक एक म्यूनिसिपल में महिला आरक्षण है। निर्वाचित होकर आती हैं, स्थानीय संस्थाओं को चलाती हैं। उनको कब तक आप घर में रख लोगे? स्कूल के एनसीसी कैंप में नहीं भेजोगे तो लड़कियां आगे कैसे बढ़ेगी? और कैंप में आप भेज रहे हो तो पता लग रहा है कि फर्जी एनसीसी कैंप है। मैंने अभी तक फर्जी घी देखा था, फर्जी साबुन देखा था, फर्जी जूते देखे थे कि मैं जिस ब्रांड का जूता खरीद रहा हूँ वो नकली निकल गया उस ब्रांड का, ऐसा मैंने देखा है। चीन से आने वाला बहुत सारा सामान फर्जी रहता है। आपने कभी कल्पना की है कि एनसीसी का फर्जी कैंप लग जाएगा? एनसीसी का फर्जी कैंप, 17 लड़कियां बच्चियां उसमें शामिल हुई, जिसमें से 13 का देह शोषण हुआ। क्या हो रहा है इस देश में? मेरे डॉक्टर दोस्त मुझसे उम्मीद कर रहे होंगे मैं केवल डॉक्टर और नर्स और बाकी पुरुष डॉक्टर, इनके ऊपर जो खतरे हैं उसके बारे में बात करूं। मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं पटरी से उतर जा रहा हूं बार बार। मुझको लगता है कि ये डॉक्टर नर्स जो हैं, पुरुष हो, स्त्री हो, कंपाउंडर हो, ये इसी समाज का हिस्सा है। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, कोलकाता के जिस सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में ये हुआ है इस लड़की के साथ, भयानक है। आप सोच नहीं सकते। उसके गुप्तांगों में कुछ डाला गया, उसको 14 या 16 जगह बदन पर जख्म है। एक से ज़्यादा लोगों ने, कई लोगों ने शायद बलात्कार किया, मार डाला उसको। ड्यूटी कर रही थी वो। यहाँ का जो प्रिंसिपल था, अभी सीबीआई जांच में पता लग रहा है कि उसने अपने सारे मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स मिटा दिए थे। ये खबर आ रही है वहाँ से कि उस मेडिकल कॉलेज से बड़ी बड़ी शिकायतों के बाद 2 बार उसको हटाया गया था वहाँ से, दोनों बार ट्रांसफ़र होकर वापस आ गया। ऐसे मैंने बहुत सारे अफसर देखे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के साथ शोषण के मामले चल रहे हैं, शिकायतें हैं, रिपोर्ट है, सबूत है। ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, सबूत है। कुछ नहीं बिगाड़ रही सरकार उनका, कुछ नहीं बिगाड़ रही सरकार उनका। सबूत है महिला के शोषण का, सरकार कुछ भी नहीं बिगाड़ रही है। जब सरकार ही नहीं बिगाड़ रही है तो क्या होगा इससे? मैं एक बात को गिनाए बिना रह नहीं पाता हूं। इस देश का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसके ऊपर उसके बंगले ऑफिस में काम करने वाली सरकारी कर्मचारी, जो लीगल असिस्टेंट रहते हैं, जो कानूनी काम में मदद करते हैं, उनकी किताब निकालना, टाइप करना, डिक्टेशन लेना, उसने चीफ जस्टिस पे आरोप लगाया कि इन्होंने मेरा देह शोषण करने की कोशिश की, यौन शोषण की कोशिश की। देश का कानून बड़ा कड़ा है। कामकाज की जगह, वो चीफ जस्टिस का वो बंगले का जो बंगला ऑफिस है, वो कामकाज की जगह है। वहाँ पर शोषण की कोशिश या शोषण किया, हरकत की, बड़ा मामला बनना था। चीफ जस्टिस को अपने आप को अलग कर देना था जांच होने तक। चीफ जस्टिस जो है उस बेंच पे बैठा, जज बन गया अपने ही खिलाफ शिकायत में। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, वो जज भी बनकर बैठ गया, वही कटघरे में भी खड़ा है, वही वकील भी बन गया। महिला अकेले रह गई। सुप्रीम कोर्ट के कोई जज उस महिला को बचाने के लिए नहीं आए। किसी ने नहीं कहा रंजन गोगोई को, साथ में बैठने वाले जजों ने, कि आप कैसे सुनवाई करोगे इस मामले में। सब जज साथ में बैठ गए।
जिसको जिसको कहा रंजन गोगोई ने, सब साथ में बैठ गए सुनवाई करने के लिए, देश के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ, कानून के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ। अभी भी हैं उसमें से जज। मुझको देखना पड़ेगा उस बेंच में कौन कौन बैठे थे रंजन गोगोई के साथ। मैंने पहले दिन से उसके खिलाफ लिखा, 10 बार लिखा, 20 बार लिखा, कैमरे पे कई बार कहा। इस घटना के शायद 2 साल बाद रंजन गोगोई की आत्मकथा आई या संस्मरण आए, किताब के शक्ल में छपे, जिसमें रंजन गोगोई ने ये माना कि अपने खिलाफ मुकदमे की सुनवाई में उनका बैठना गलत था। 2 साल लगा रंजन गोगोई को मानने में। मैं पहले दिन से लिख रहा था कि ये गलत है, पहले दिन से लिख रहा था कि मैं अन्याय है। मैंने तो यहाँ तक लिखा था कि पार्लियामेंट को चाहिए कि रंजन गोगोई को हटाने के लिए इम्पीचमेंट, महाभियोग चलाए। इस देश की पार्लियामेंट का ये हाल था कि सांसदों ने मिलके, देश के विधायकों ने मिलके उस रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बना दिया, राज्यसभा का सदस्य बना दिया, जिसने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे खिलाफ देह शोषण की शिकायत की सुनवाई करने के लिए बेंच पे मेरा बैठना गलत था। छोटी मोटी चूक नहीं थी। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उच्च सदन, जो जीत के जाते हैं लोकसभा का चुनाव लड़के, वो निम्न सदन कहलाता है। हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की परंपरा पे अपनी संसदीय व्यवस्था को चलाते हैं। वहाँ पर अपर हाउस और लोअर हाउस कहा जाता है। तो जो अपर हाउस है, जिसमें बड़े विद्वान, जानकार, विशेषज्ञ, महान लोगों को रखा जाता है, ऐसा है ये। रंजन गोगोई को रिटायर हुआ और तुरंत इस महान सदन का सदस्य बनाया गया। महिला ने आरोप लगाया था शोषण का चीफ जस्टिस के ऊपर। कहाँ से देश में इंसाफ की सोच आएगी, कहाँ से आएगी? बड़े नेता, बड़े अफसर, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग, कहाँ से इंसाफ की सोच आएगी? कहाँ से लड़कियों का और महिलाओं का शोषण खत्म होगा? ये बंगाल जिसको लेकर ये बवाल चल रहा है देश भर में कि ठीक है, ममता बनर्जी का शासन जो है भयंकर खराब है। मैंने भी उसके खिलाफ 2-3 दिन पहले लिखा है, कहा है, सब किया है। लेकिन ये सोचिए, वहाँ राजभवन में जो राज्यपाल एक बैठा हुआ है, मर्द एक बैठा हुआ है, उसके खिलाफ राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने शोषण का आरोप लगाया। राज्यपाल को एक संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है भारत के संविधान में कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती, उसके खिलाफ कोई जुर्म दर्ज नहीं हो सकता। क्या है ये? राज्यपाल एक महिला का शोषण भी अगर करे, अगर कह रहा हूं मैं, अगर करे, उसके खिलाफ जुर्म दर्ज नहीं हो सकता। कौन सी महिला सुरक्षित रहेगी यहाँ पे? अगर हमारी संवैधानिक व्यवस्था ये है, कौन सी महिला सुरक्षित रह सकती? महिला घर ही बैठ जाए, फिर न चीफ जस्टिस के बंगले में काम करे, न सुप्रीम कोर्ट जजों के चेंबर में काम करे, न राज्यपाल के राजभवन के दफ्तर में काम करे, कुछ नहीं करे। राज्यपाल ने क्या किया? पश्चिम बंगाल का राज्यपाल, उसने क्या किया? उसने चुनिंदा 90-100 पत्रकारों को बुलाया। चुनिंदा पत्रकारों की शिनाख्त के तरीके आजकल आसान हो गए हैं। आप बतला सकते हैं कि कौन आपके हिमायती हैं, कौन हिमायती नहीं है। तो हिमायतियों की एक भीड़ जुटा के उसने राजभवन की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग, उसके टुकड़े टुकड़े निकाल कर इनको दिखाया पत्रकारों को कि ये महिला यहाँ से यहाँ चलते हुए जा रही है, यहाँ से यहाँ चलते हुए जा रही है और मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखा रही है। उसमें उस महिला की शिनाख्त भी उजागर हो गई। देह शोषण की रिपोर्ट लिखाने वाली महिला की शिनाख्त उजागर करना अपने आप में जुर्म है, लेकिन राज्यपाल के लिए कुछ भी जुर्म नहीं है। ये संविधान है इस देश का। चीफ जस्टिस के लिए कोई संविधान लागू नहीं होता, ये संविधान है हमारा। जिस राज्यसभा को, लोकसभा को महाभियोग चलाना था रंजन गोगोई के खिलाफ,
उसने अपना आदरणीय सदस्य बनाया है, उच्च सदन का सदस्य बनाया है रंजन गोगोई को। कहाँ से महिला सुरक्षित रहेगी? कहाँ से महिला सुरक्षित रहेगी? न मेडिकल कॉलेज में रह सकती, न सरकारी अस्पताल में रह सकती, न यूपी के उस प्राइवेट अस्पताल में रह सकती जहां नर्स के साथी कर्मचारियों ने नर्स डॉक्टर के चेंबर में गई, चेंबर को बाहर से बंद कर दिया, नर्स और डॉक्टर अकेले रह गए, उसने बलात्कार किया नर्स के साथ। कहाँ महिला सुरक्षित रहेगी? महिला लड़की घर छोड़ के जा नहीं सकते, कहीं ससुर बलात्कार कर रहे हैं, कहीं जेठ अपने दोस्तों को लाकर सामूहिक बलात्कार कर रहा है। कहाँ सुरक्षित रहेगी महिला? और ये देश, इसको अपनी परंपराओं पर, अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर गर्व है। और इस देश को शर्मिंदगी और कलंक किस पे है? कलंक किसको मानता है? ये जो पश्चिम से आ गया है वैलेंटाइन डे, जिसमें बालिग लोग एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, सेक्स नहीं है, प्रेम का त्यौहार है, प्रेम कर सकते हैं बालिग लोग। बालिग लोग प्रेम नहीं करें तो क्या करें? इस देश का ढकोसला देखिए, छोटा नहीं है। इस देश में एक सफेद दाढ़ी वाला बाबा, उसने कह दिया, इस प्रदेश में आके कहा था, यहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उस समय की बात है, यहाँ आके कहा कि वैलेंटाइन डे जो है इसको मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाए, माँ बाप की पूजा करो। मैंने उसी समय इस बात का विरोध किया था कि जो लड़के लड़कियों में, दो वयस्क लोगों में, इनके बीच प्रेम का जो त्यौहार है, साल के उस एक त्यौहार को भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आप उस दिन को माँ बाप की पूजा के दिन में बदलना चाहते हो। और सरकार ने बड़ी खुशी खुशी, यहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार ने बड़ी खुशी खुशी उसको लागू कर दिया था। आसाराम की फरमाइश को, उसको कई लोग क्या कहते हैं, बापू कहते हैं, कई लोग उसको बापू कहते हैं, कई लोग, मैं तो नहीं कहता हूँ। बापू से मेरे दिमाग में केवल महात्मा गांधी आते हैं। और ये आसाराम, ये क्यों जेल में बंद है मालूम है? पहली बार, कई साल की कैद के बाद पहली बार उसको पैरोल मिला है, पता नहीं किस बहाने से मिला होगा। अपने ही संस्था की स्कूल, आसाराम की जो संस्था है उसकी स्कूल, मध्य प्रदेश की, उसका हॉस्टल, उस हॉस्टल की सुपरिटेंडेंट मेरे शहर रायपुर की, मेरे एक परिचित परिवार की। मैं उस परिवार में जाता था पिता के पास उसके, तो ये लड़की मुझको चाय भी पिलाई है कई बार। धार्मिक माहौल था परिवार का, पूरा बजते रहते थे, धार्मिक संगीत बजते रहता था। आसाराम की और दूसरे भगवानों की फोटो लगी हुई थी। पिता जो हैं तिलक लगा के रखते थे। लड़की जिसने चाय मुझको कई बार पिलाई थी वो आसाराम के स्कूल के हॉस्टल की सुपरिटेंडेंट थी। वहाँ से उस लड़की को आसाराम के पास अहमदाबाद भेजा गया था, नाबालिग लड़की को, भक्त परिवार की लड़की थी, नाबालिग लड़की भेजा गया। उसके साथ बलात्कार का केस इतना पुख्ता है, इतना पुख्ता केस था कि एक भी कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट तक जाके भी उसको राहत नहीं मिली। पता नहीं कौन, राम जेठमलानी या ऐसे किसी वकील ने भी जाके वकालत की थी, कोई राहत नहीं मिली। बरसों के बाद पहली बार पैरोल मिला है। तो मेरा ये कहना है, इस देश की परंपरा के नाम पे माँ बाप का पाँव छुओ, पूजा करो उनकी, साल में एक बार। अभी भी होता है स्कूलों में, यहाँ पे अभी भी होता है। वैलेंटाइन डे पे कहीं कोई बालिग लड़का और लड़की आपस में बात न कर ले। समाज दहशत में है, धर्म खतरे में है। लड़का लड़की आपस में बात न कर ले, बालिग लड़का लड़की, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए स्कूलों से ही माँ बाप के पैर छुआना, पैर धुलवाना ये किया जा रहा है। अरे माँ बाप के पैर धोना है तो 365 दिन बच्चे अपने माँ बाप के पास रहते हैं, उनको सिखाओ कि रोज़ अपने माँ बाप के पैर धोएं, रोज़ रात को माँ बाप के पैर दबाएं, बोलो उनको, करें वो नहीं। चूँकि
पश्चिमी संस्कृति से आ गया था वैलेंटाइन डे, इसलिए उसको तबाह करने के लिए पश्चिम दुश्मन है हमारा। और इस देश की परंपराएं आज जो बच्चियों से बलात्कार कर रही हैं और रिश्तेदारी में, वर्जित संबंधों में, परिवार के भीतर बलात्कार कर रही हैं, वो ठीक है। वो पश्चिमी संस्कृति से साल में एक दिन जवान लड़के लड़कियों को बाग बगीचे में साथ में बैठना नहीं चाहिए। वहाँ संस्कृति नष्ट हो जाती है पूरी की पूरी। ऐसे पाखंडी देश में लड़कियों और महिलाओं से बलात्कार नहीं होगा तो क्या होगा? ये आसाराम ने किया बलात्कार, उधर वो राम रहीम ने किया बलात्कार, और कई लोग कर रहे हैं बलात्कार। क्या होगा यहाँ पे? बलात्कार नहीं होगा तो? बालिग लोगों के प्रेम के दिन में आप भांजी मार रहे हो, माँ बाप की पूजा करने बोल रहे हो। अरे पूजा करेंगे तो प्रेम कब करेंगे? लड़के लड़की अगर बैठे हैं, बालिग लड़के लड़की साथ में, क्या दिक्कत है साथ में बैठने में जो लाठी लेकर पहुंच जाते हो? इस तरह का पाखंडी देश है ये। और ऐसे पाखंडी देश में दिखावे के लिए प्रेम से दुश्मनी रहती है और बंद कमरे में बलात्कार से प्रेम रहता है। मैं अभी उस मुद्दे पे नहीं आ रहा हूँ। मैं एक प्रमुख डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ, शायद कल समय मिलेगा, कि प्रोफेशनल हैजार्ड क्या है मेडिकल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में क्या खतरे हैं लड़कियों पे, महिलाओं पे, दूसरे कर्मचारियों पे भी, पुरुष कर्मचारियों पे भी। मैं उस पे बाद में आता हूँ। मैं अभी इस पे आ रहा हूँ कि इस देश में लड़कियां और महिलाएं बाकायदा एक संस्कृति के नाम पर उनको कुचला जा रहा है, दूसरे नंबर का नागरिक बनाया जा रहा है और उनको सेक्स का सामान बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत मुझको लगता है वहाँ से होती है जब प्राइमरी स्कूल की बाल भारती में पढ़ाया जाता है, कमल घर चल कमला जल भर। उस दिन से कमल को मालूम है कि उसका दर्जा अलग है, उस दिन से कमला को मालूम है कि उसका दर्जा नीचे है। इसलिए पिता, चाचा, भाई जब देह शोषण करते हैं परिवार के भीतर, माँ से शिकायत करती है तो ऐसी आधी शिकायतों को तो उनकी माँ अनसुना कर देती है। ये हालत है। अभी कुछ समय पहले की बात है, जरा से पहले की बात है, 9 साल या 12 साल के लड़के ने 6 साल की बहन, उससे बलात्कार किया। उसके बाद उसका गला घोंट के मार डाला। फिर माँ को बताया तो माँ और 2 बहनों ने उस लड़के को बचा लिया और लड़की जो है उसके साथ बाहर के किसी ने आके जुर्म किया, ऐसा दिखावा किया। पुलिस ने जांच की तो पता लगा बाहर से कोई आया नहीं। उस लड़की के देह पे जो निशान मिले, जो मिला नमूना, बोलना अच्छा नहीं लगता, उस लड़के के बदन से निकला जो नमूना मिला, वो डीएनए टेस्ट में पता लग गया कि भाई ने ही बलात्कार किया था और माँ और 2 बहनें उसको बचा रहे थे। तो ये लड़का, नाबालिग लड़का, अपनी एक नाबालिग बहन के साथ बाल सुधार गृह में है और माँ और एक बालिग बहन जेल में है। देश में जब तक परिवार के भीतर लड़की को कोई हक नहीं मिलेगा, उसके साथ बलात्कार को छुपाया जाएगा, तब तक पूरे समाज की सोच ऐसी ही रहेगी। पूरे समाज में सोच ऐसी ही रहेगी, देह शोषण ऐसे ही होगा। जिस देश का चीफ जस्टिस ऐसा करता है अपने को बचाने के लिए इतनी बेशर्मी से, उस देश में ऐसा ही होगा। कामकाज की, कल परसों कहीं आया है कि कितने दिनों में जाने कहाँ कामकाज की जगहों पर 400 से ज़्यादा यौन शोषण होते हैं। मुझको लगता है आंकड़ा कुछ भी नहीं है। मैं अपने वीडियो एडिटर से बात कर रहा था सब्जेक्ट पे, मैंने कहा कि 400 का आंकड़ा मेरे अपने शहर रायपुर में हर दिन का होगा। कामकाज की जगह पे जो देह शोषण या सेक्स शोषण की जो परिभाषा है कानूनी, मेरे अपने छोटे से शहर में 25 लाख की आबादी का शहर है, इस शहर में ही 400 से ज़्यादा होगा। देश की तो बात छोड़ दो, रिपोर्ट नहीं होती, लिखाने की हिम्मत किसी की नहीं है। सोच के देखिएगा कि आपने महिलाओं का क्या हाल करके रखा है। छोटी छोटी बच्चियों से लेके बूढ़ी महिलाओं तक
3 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की महिला तक के साथ बलात्कार हो रहा है। इस जेंडर को ही मान लिया गया है कि ये इसी लायक है। मैं भी कहूँगा तो कई लोगों को बहुत ही ताप लगेगा, आग की लपटें लगने लगेगी उनको। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह दुनिया के कुछ दूसरे देशों में किसी दूसरे धर्म के आतंकी महिलाओं को सेक्स स्लेव करार देते हैं, उनका सेक्स गुलाम की तरह इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि उनके धर्म में, नाम भी ले लेता हूँ नहीं तो कई लोगों को लगेगा नाम क्यों नहीं लिया, उनके इस्लाम में इसकी इजाज़त है, इसको धार्मिक काम मानते हैं वो। महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाना, सेक्स गुलाम बनाना, ऐसा है कुछ देशों में चल रहा है ऐसा। मैं यहाँ के बारे में सोचना चाहता हूँ। हमने लड़कियों और महिलाओं को कितने अच्छे हाल में रखा है आप सोचिए। परिवार के भीतर, परिवार के बाहर, स्कूल में क्या हालत करके रखी है उनकी। मैं अपने प्रदेश का कहता हूँ, कई जगह पे तो लड़कियों के लिए स्कूलों में साफ साफ कहता हूँ मैं, पेशाब करने के लिए पेशाब घर नहीं है। लड़कियों की जो ज़रूरत रहती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है लड़कियाँ, किशोरियाँ हो जाती हैं, माहवारी आती है, माहवारी के पैड का इंतज़ाम नहीं है, उन पैड को ठिकाने लगाने का इंतज़ाम नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, उनके बदन से लहू बहता है, यही कुदरत का बनाया हुआ हिसाब किताब है। पानी नहीं है उनके लिए, ऐसी हालत है। कहाँ जाएं वो? आसपास के मोहल्ले के किसी घरों में जाती हैं कुछ एक लड़कियाँ, कितने खतरे में पड़ती हैं, अंतहीन है। मैं बोलते बोलते कांप जाता हूँ। खतरनाक नौबत है ये, सोचने की ज़रूरत है। हम जिस संस्कृति पर, जिस गौरव पर, जिस इतिहास पर हम गर्व कर रहे हैं, आप सोच के देखिए कि माहौल आज का गर्व का है कि शर्मिंदगी का है। आपको अगर शर्मिंदगी समझ में नहीं आती तो आप करते रहिए गर्व। दुनिया के बड़े से बड़े मुजरिम भी ऐसे निकले हैं जो अपने जुर्म पर गर्व करते रहे हैं। आप भी कर लीजिए। मेरा ये एडिटोरियल अगर आपको ठीक लगेगा, आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, नाबालिग दोस्तों को ना भेजें लेकिन बालिग दोस्तों को भेजिएगा। मैं बहुत तकलीफ़ के साथ बोल रहा हूँ, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, तकलीफ़ बहुत है मुझको। आप भेजिएगा अपने दोस्तों को, उनसे पूछिएगा कि आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ये लाल रंग का टी शर्ट पहन के आज ये तमाम बातें कर रहा है, ये खतरे की झंडी दिखा रहा है समाज को कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसी बातें कर रहा है। मैं तो अनायास पहन लिया ये टी शर्ट, लेकिन मुझको लग रहा है कि कोई ऐसा रहे जो हिंदुस्तान की पटरी पर दौड़ पड़े और इस टी शर्ट को उतार कर हिलाए कि खतरा है, खतरा है, आगे खतरा है, रुक जाओ। ऐसी नौबत है, सोच के देखिएगा। अस्पताल की बात निकली, एक छोटी सी सलाह आपको देता हूँ। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू अगर आप खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। मैं कई बार आपको बतला चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ के कुल कैंसर मरीजों में से 24% ओरल कैंसर के हैं, जो कि 100% तंबाकू से पैदा कैंसर है। बाकी अलग हैं, गले के नली के अलग हैं, फेफड़े के अलग हैं। बहुत बुरी मौत रहती है, बहुत बुरी मौत रहती है। आपका पूरा का पूरा परिवार जो है आपको नर्क की ज़िंदगी जीते देखता है, और चूंकि आपका परिवार आपको चाहता है, वो लोग भी नर्क की ज़िंदगी जीते हैं जब तक आप जिंदा रहते हैं। छोड़ दीजिए इसको, अच्छी ज़िंदगी जिए। ये कैंसर अस्पताल के चक्कर में मत पड़िए, कोई वहाँ से जिंदा नहीं निकल पाते हैं ऐसे कैंसर वाले। फिर मिलेंगे।